हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर ये अक्टूबर के थर्ड वीक का सेकंड लेक्चर है। राइट। इसके अंदर जो हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें सिक्स्थ ईस्ट एशिया समिट, एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक समिट हुई है जो कि ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज है उनके साथ। तो ये फर्स्ट टॉपिक है। डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे 50th CGI बन चुके हैं नवंबर 9 को, तो ये उसके बारे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर इस पे अभी काफ़ी बात चल रही है इस पे। तो ये आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पीएम किसान, तो फार्मर से रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारा कुछ हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देन इंडिया यूके रिलेशन, क्योंकि एक इंडियन जो है वो वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, ऋषि सुनाक हैं इंडियन इंडियन ओरिजिन के, वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इंडिया की यूएन की 77th बर्थ एनिवर्सरी हुई है। एनिवर्सरी कह सकते हैं, बर्थ एनिवर्सरी कहना शायद सही नहीं होगा। देन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस पे तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन मंगलयान मिशन ओवर हो चुका है क्योंकि जो मंगलयान हमने भेजा था उससे कनेक्शन हमारा टूट चुका है। राइट। तो अब देखते हैं कि ईस्ट एशिया समिट आखिर है क्या। नाउ द ईस्ट एशिया समिट जो है वो हमने जस्ट पहले ही देखा कि एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है ताकि जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर एजुकेशन के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। राइट। ये जो लोकेशन है उसका हनोई वियतनाम में हुआ है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको ये लोकेशन जो है वो ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे मीटिंग हुई है। राइट। सो दिस इज़ हनोई वियतनाम। राइट। अब इसके अंदर क्या 18 रीजनल लीडर्स जो है, यानी कि 18 डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो ये आइडिया आया था वो महातीर बिन मोहम्मद, जो कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, थे उस समय इनफैक्ट। तो उन्होंने ये आइडिया जो था 1991 में आया था एजुकेशन मिनिस्टर का, और ये तब से चल रहा है। राइट। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो कि 6 प्रायोरिटीज़ है, जिस पे पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये हनोई में अभी जस्ट कि ये मीटिंग हुई है और इसमें 18 रीजनल लीडर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। राइट। इसमें एशियन मेंबर्स भी है, जिसमें एशियन के अंदर 10 कंट्रीज़ हैं और इंडिया जो है वो इस ईस्ट एशिया समिट का एक फाउंडिंग मेंबर है। तो इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर हो जाता है, पर इंडिया एशियन कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है। एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की बिजनेस होती है, पर इंडिया जो है वो एशियन का मेंबर नहीं है। राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ हैं। पर ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो, इसमें इंडिया नहीं है कहीं भी। राइट। क्योंकि इंडिया जो है वो एशियन का मेंबर नहीं है, पर इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है, वो फाउंडिंग मेंबर है। राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो ईस्ट एशिया समिट के बारे में। देन एजुकेशनल इनिशिएटिव्स जो है इंडिया की, हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये इंडिया की जो एजुकेशन सेक्टर है उसको बिल्कुल ही रिवोल्यूशनाइज करने की बात की गई है इसके अंदर। ये जो पॉलिसी है वो 2020 में आई है। लास्ट टाइम ये पॉलिसी 1986 में आई थी। राइट। तो उसके पहले 1986 में आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है 1986 की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो बुक लिखी गई है। अभी 2020 में नई पॉलिसी आई है और इसके अकॉर्डिंग फिर से जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज हुई है, सिलेबस चेंज होगा और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। और जैसे कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो जो छोटे बच्चों की जो बुक्स हैं उसके अंदर गीता के जो लेसन्स है वो डालने वाली है, यानी भगवत गीता के लेसन्स डालने वाली है। राइट। देन पीएम श्री स्कीम भी है जो कि अगेन एजुकेशन से ही रिलेटेड है, जिसमें कुछ 14,000 स्कूल्स खोले जाएंगे और ये भी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 उसी को इम्प्रूव करने के लिए, फास्ट मोड में आगे बढ़ाने के लिए ये पीएम श्री जो है वो स्कूल्स खोले जाएंगे। और ये एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करेंगे। ऐसे 14,000 स्कूल्स खोले जाएंगे जिसमें उसको इस लेवल के, यानी पीएम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करके एक कह सकते हैं कि एक सैम्पल स्कूल्स बनाए जाएंगे जिसको देख करके बाकी सारे स्कूल्स फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। राइट। तो इस तरीके से हमने कुछ देन पीएम ई विद्या, देन अगेन ये तो आप देख सकते हैं कि इसमें ई ई लर्निंग, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। देन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि दीक्षा, स्वयं, मूक्स, ये सारे प्लेटफॉर्म है। ई पीजी पाठशाला है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। तो ये सारे जो है ई लर्निंग जो मैथ ई लर्निंग है, क्योंकि कोरोना के टाइम में आप देखिए
कोरोना के टाइम पे अगर हमारे पास इंटरनेट इतना की पेनिट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती, और तो हम कोरोना के टाइम पे एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ खो सकते थे। और जितना हमने ईज़िली जो कोप अप कर लिया इकोनॉमी को, उसमें काफ़ी लॉस हो सकता था, क्योंकि अगर इंटरनेट की पेनिट्रेशन नहीं होती अच्छी, तो आप देखिए कि इंटरनेट कितना महंगा था पहले। पर थैंक्स टू जियो की इंटरनेट की कॉस्ट काफ़ी कम हो चुकी है। और ये तो दुनिया में एक्चुअली इंटरनेट इंडिया में दुनिया में सबसे सस्ता है। इससे ज़्यादा महंगा, इससे इंटरनेट कहीं भी इससे महंगा ही है। इंडिया से सस्ता इंटरनेट कहीं भी नहीं मिल रहा है। और अब तो 5G भी आ गया है, तो मेरे घर में भी 5G आ रहा है, राइट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज DY चंद्रचूड़ 50th CJI। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट कि CJI का मैटर इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये जो इनका जो जो अपॉइंटमेंट की पॉलिसी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस पे काफ़ी बात चल रही है अभी। अभी हमारे जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो CJI की जो अपॉइंटमेंट होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, वो एक बैकडोर प्रोसेस है, जिसके थ्रू इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो छुपी रह जाती हैं, पब्लिक के सामने नहीं आती है, राइट। और इसमें क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे वही होता है जो पब्लिक चाहती है, पर जुडिशरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर पब्लिक की बात नहीं चलती है। वहाँ पे जो CJI बनते हैं वो जाने वाली CJI, यानी कि जो जो CJI जैसे UU ललित है यहाँ पे, इनको रिप्लेस करके DY चंद्रचूड़ आए हैं। तो DY चंद्रचूड़ को UU ललित ने ही अपॉइंट किया होगा, फिर DY चंद्रचूड़ अपने सक्सेसर को अपॉइंट करेंगे। ये ऐसे चलता रहता है। तो इसमें तो एक तरीके से नेपोटिज्म वाली बात भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए NJAC बिल आया था 2014 में, जिसको हम आगे चल के भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं 50th CJI के बारे में। तो ये तो हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वहाँ पे ये कि ये 50वें नंबर के CJI हैं, वो हमें याद रखना है। 49th नंबर पे UU ललित थे, राइट। और अभी अगले जो आएंगे अभी पता नहीं कौन से आएंगे, तो ये तो डिपेंड करता है कि अगला सीनियरिटी में कौन है, राइट। अब कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे CJI बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे कि उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 5 साल की उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी हाई कोर्ट में एज ए जज, या फिर 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनको किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे एज ए एडवोकेट, ठीक है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, राइट। एक्चुअली जो कॉलेजियम एक्चुअली ये जो जो अपॉइंटमेंट होती है CJI की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है 5 जज बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि अगला CJI कौन होगा, या फिर अगला सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, राइट। सेम वे हाई कोर्ट में भी एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, जो डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट का जो जज होगा वो कौन बनेगा। तो ये एक तरीके से ये जज लोग मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन होगा, राइट। तो इस तरीके से वो एक लिस्ट आती है प्रेसिडेंट के पास, उसमें कुछ नाम होते हैं, सीरियल नंबर होता है उसमें, और उसमें से जो फर्स्ट नाम होता है वो आपको प्रेसिडेंट को फिर क्योंकि CJI को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है, सिर्फ नाम रिकमेंड करने का काम कॉलेजियम का है। तो अपॉइंटमेंट के लिए फिर प्रेसिडेंट के पास वो लेटर जाएगी, उसमें नाम होते हैं। अगर गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट अगर किसी को अपॉइंट करने हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, तो वो फिर गवर्नमेंट से ही पूछेंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव से पूछेंगे, एग्जीक्यूटिव जो कि रूल करती है। तो एग्जीक्यूटिव से पूछेंगे, और एग्जीक्यूटिव ने सपोज अगर मना कर दिया, तो फिर वो लिस्ट जाएगी वापस CJI को, और वापस से अगर CJI ने वही लिस्ट भेजी है, वही नाम है जो पहली बार भेजे थे, तो फिर से वही नाम उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट की कुछ नहीं चलेगी, यानी फाइनली जो CJI का है उसको एक अपर हैंड मिलता है अपॉइंटमेंट में, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट है, वो भी हमें पता होना चाहिए। लाइक आर्टिकल 124 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को के जो अपॉइंटमेंट होती है उससे रिलेटेड है, ठीक है। देन यहाँ पे और भी तो कुछ हाँ, सेकेंड जजेस केस जो है वो हमें, जो कॉलेजियम सिस्टम है एक्चुअली, वो सेकेंड जज केस से ही उसकी जन्म होती है, वहीं से। क्योंकि इसके पहले बहुत बार जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के डिस्कशन हो चुकी है गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में। तो जो सेकेंड जजेस केस आता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट देती है, और वहीं से कॉलेजियम सिस्टम का बर्थ हो जाता है, राइट। देन रिमूवल ऑफ CJI, अब CJI को हटा कौन सकता है, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो प्रेसिडेंट है वही उसको हटा सकते हैं, लेकिन उसके पहले इंक्वायरी होती है और तभी उसको हटाया जा सकता है। जो जो केस जो ग्राउंड है जिसके ऊपर हटाया जा सकता है किसी चीफ जस्टिस को, उसके लिए प्रूव्ड
प्रूव्ड, यानी कि जो साबित हो जाए वो साबित होने के लिए फिर इंक्वायरी करनी होगी। और इनकेपेसिटी मतलब वो काम करने लायक नहीं रहे, या मिसबिहेवियर। अब ये इतनी ही सी बात लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा है कि प्रूव मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है। ये लोग बैठ जो इंक्वायरी करते हैं वो डिसाइड करते हैं, राइट। देन अब हम देखते हैं कि आखिर नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो अब इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या है और ये क्यों लाया गया था। तो सबसे पहले अभी ये 2022 में फिर से आ रहा है क्योंकि इस पे फिर से बात चल रही है। और बीजेपी जब जैसे ही पावर में आई थी 2014 में, तभी इन्होंने ये एनजेएसी बिल ला दिया था, राइट। लेकिन उस समय जब बिल पास कर भी दिया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो चुका था, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशरी के काम में, और इस अमेंडमेंट को उन्होंने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, राइट। इसके बाद एनजेएसी बिल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, लेकिन फिर से सरकार उसको लेके आई है और इस बार देखते हैं क्या होता है, राइट। तो इसमें जो एनजेएसी बिल है जो 2022 का है, वो क्या क्या चीज़ें, उसकी हाइलाइट्स क्या क्या है। रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑब्वियसली ये सीजे कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट है, यानी कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात हो रही है, तो अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को तो ये चेंज करेंगे। रेगुलेट्स द ट्रांसफर की जो प्रोसेस है उसको चेंज करेंगे। रिमूवल ऑफ जजेस को कैसे रिमूव करना है, इन सब चीज़ों पे, यानी गवर्नमेंट का एक तरीके से कंट्रोल होगा मोर और लेस जुडिशरी पे, उसके फंक्शनिंग पे। ये ही मेन है एनजेएसी। या फिर दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एनजेएसी सॉरी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो नेपोटिज्म है उस पे कमी आ सकती है, क्योंकि जजेस जो हैं जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि उन्हीं के लोग, उन्हीं के जान पहचान के लोग, उन्हीं के अपने लोग जुडिशरी में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी के लिए कोई ऐसी एग्जाम तो होती नहीं है कि जज बनना है। उसके लिए जो एडवोकेट्स हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं जज बनने के लिए। तो ये फाइनली एक्चुअली आप एडवोकेट बनते हैं, फिर वहीं से आप जज बनते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लोग जजेस के काफ़ी क्लोज हैं, जो ऑलरेडी जज हैं उनके काफ़ी क्लोज हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, वही फिर फाइनली एडवोकेट बनेंगे और फिर वो जज बनते जाएंगे। इस तरीके से इनकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन तो है नहीं, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन थी उसमें सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। और आपको एक एडवोकेट होना है। तो अगर आप सपोज मैं अगर किसी ऑलरेडी सपोज मैं टी वाई चंद्रचूड़ का बेटा हूँ, तो मेरे लिए एडवोकेट बनना इज विल नॉट बी ए टफ थिंग, क्योंकि मैं जिस किसी भी कोर्ट में रहूंगा तो वहां पे मेरे मेजॉरिटी मेरे फेवर में केसेस जजमेंट दिए जा सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो तो डीवाई चंद्रचूड़ है, उसको उसके अगेंस्ट अगर जाएंगे तो वो फिर हमें रिकमेंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये चलते रहता है नेपोटिज्म, राइट। तो इसी के अगेंस्ट है एनजेएसी बिल। इसमें 2014 में एक बिल पास की गई थी, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया था, 99th अमेंडमेंट, और एक एनजेएसी एक्ट भी पास की गई थी। लेकिन उसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, और ये बिल फिर फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉलेजियम सिस्टम एंड एनजेएसी के बीच में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वर रिकमेंडेड बाय एनजेएसी बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। इसमें जो सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको चीफ जस्टिस, इनफैक्ट चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको रिकमेंड किया जाएगा सीनियोरिटी के बेसिस पे। बाकी जजेस जो अपॉइंट होंगे उनको रिकमेंड किया जाएगा उनकी एबिलिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, एंड अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस। तो इसमें क्या है, जो जजेस हैं जो जो सीजीआई हैं, यानी कि चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके लिए मेरिट यानी सीनियोरिटी के बेसिस पे उनको रिकमेंड किया जाएगा उनका नाम। पर जो अदर जजेस हैं उनको उनकी मेरिट के बेसिस पे रिकमेंड किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट का कंट्रोल हमें दिख रहा है कि वो उन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे जो जिनके पास एबिलिटी हो, कि ऐसे किसी को भी हम जज नहीं बना सकते, राइट। देन उसके बाद एनजेएसी की जो कमेटी बैठेगी उसमें एक दो लोगों के पास ऐसी वीटो होगी। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर आप किसी डिसीजन को, किसी जजमेंट को अगर आप रोक सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। जैसे P5 है, हमारे परमानेंट मेंबर्स है 5, जो यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं परमानेंट, और 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट, जो कि 2-2 साल के लिए होते हैं। तो जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। सपोज कल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें सारे के सारे यानी कि पांचों के पांचों जो परमानेंट मेंबर्स है उनकी सहमति होना इस
मैंडेटरी। अगर किसी ने भी मना कर दिया तो फिर वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो उसको जो मना करते हैं उसको वीटो कहते हैं, उसका वीटो पावर है। देन कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि ये एक 5 ऐसे सीनियर मोस्ट जजेस के ग्रुप है जो ये डिसाइड करते हैं कि किसका नाम आगे जाएगा जज बनने के लिए या फिर चीफ जस्टिस बनने के लिए, जिसके बारे में डिटेल में यहाँ लिखा है। 5 मेंबर बॉडी है जो डिसाइड करती है कि कौन आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये सारे जजेस की ही एक इसमें सारे जजेस ही हैं। एक तो सीजीआई खुद होंगे, ठीक है ना, कॉलेजियम सिस्टम में एक तो वो खुद ही होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और यही बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन अगला सीजीआई बनेगा या फिर कौन अगला जज बनेगा, राइट। देन हाई कोर्ट में भी एक कॉलेजियम सिस्टम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है। देन अगर ये कॉलेजियम सिस्टम जो है, कॉलेजियम जो है, अगर किसी का नाम भेजता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अगर उसको नहीं मानते हैं और वो नाम वापस आता है और फिर से अगर कॉलेजियम वही नाम भेजता है तो उनको फिर उनके पास गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंट दैट पर्सन एज ए सुप्रीम कोर्ट जज और एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 124 जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करवाता है। आर्टिकल 217 जो है वो आर्टिकल 124 यानी 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करवाता है और 217 जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करवाता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अभी इंडिया में क्या है कि हिंदू सक्सेशन कोड है, यानी कि हिंदू रिलीजन यानी हिंदू और उसमें और भी रिलीजन्स हैं जैसे कि आप देखेंगे हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, इन सब के जो पर्सनल मैटर्स है लाइक मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सारे डाइवोर्स, ये सारे जो एक एक्चुअली इसको क्या पर्सनल मैटर्स माना जाता है, यानी स्टेट का इसमें इंटरफेयर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा माना जाता है। पर ऐसा हिंदू इस यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स को छोड़ करके आप देख रहे हैं कि हिंदू जो है, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स, इन सब के लिए ऑलरेडी एक लॉ बना हुआ है। पर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को ये आज़ादी है बिकॉज दे आर माइनॉरिटी। तो उनको ये आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से जो मन करे वो कर सकते हैं अपने पर्सनल मैटर पे, लाइक 4 शादियाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो जो उनका अडॉप्शन का लॉ है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में अडॉप्शन का जो सीन है वो बिल्कुल ही अलग होता है, राइट। क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक अपना बिल्कुल खून ना हो उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर उससे उनको डर लगता है ना कि दे आर वेरी अफ्रेड, क्योंकि उनके एक्चुअली मैं रिलीजियस मैटर में जाना नहीं चाहता तो इसलिए आई विल स्टॉप हियर। तो ये हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स के लिए अलग रूल है पर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। तो ये फिर अभी जो यूसीसी अगर आ जाएगा तो सबके लिए सेम रूल हो जाएगा। अब वो सेम रूल क्या होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही है, पर सेम हो जाएगा सबके लिए, ये ऐसा मानना है, ठीक है। तो यही यूसीसी है। अब ये यूसीसी जो है वो आर्टिकल 44 में लिखा गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट बातें वो याद रखने वाली वो ये है कि आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात की गई है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। इसमें पर्सनल मैटर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन, इनकी बात की जाती है, राइट। अब इसमें जो इनका जो हिस्ट्री है वो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। खैर, हिंदू सक्सेशन कोड हम आज जानते हैं कि हिंदू सक्सेशन कोड जो 1956 में आता है, जिसमें एक तरह से रिफॉर्म किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उन्होंने ये लॉ लाया था और एक तरीके से ये हिंदू जो सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करने की बात की गई थी। इनली एक ही हमारे देश में अभी एक ऐसा स्टेट है गोवा, जिसके अंदर यूसीसी है, यानी सबके लिए वहाँ पे सेम रूल है, गोवा ओनली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुछ जो बातें हैं वो हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन पीएम किसान सम्मेलन हुआ है अभी जस्ट दिल्ली में। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन, तो ये एग्रीकल्चर या फार्मर से रिलेटेड है, तो ये हमें इसके लिए थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र यानी पीएमकेएस के ऐसे 600 ऐसे सेंटर्स खोले जाएंगे, जिसमें क्या कि फर्टिलाइजर से लेकर के और बाकी जो नॉलेज है फार्मर्स से रिलेटेड या फार्मर्स के बेनिफिट के लिए वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर जो एक्चुअली ये जो मिनिस्ट्री है केमिकल फर्टिलाइजर, उसने इसको लॉन्च किया है। एंड रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स जो है वो उसको कंट्री में ये जितने भी फर्टिलाइजर शॉप्स है उसको कंट्री में पीएमकेएसके में चेंज किया जाए, रिप्लेस उनको टर्न कर दिया बदल दिया जाएगा पीएमकेएसके में, यानी कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। अब ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है इस पे होगा क्या, तो ये बेसिकली वहां से फार्मर्स को सारे जो सपोर्ट दिए जा सकते हैं वो दिए जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे वन नेशन वन फर्टिलाइजर की बात हमने पिछले किसी वीडियो में की थी, तो ये उसकी भी बात यहाँ पे की गई है कि ये भारत यूरिया बैग्स जो है, क्योंकि पूरे कंट्री में अब एक ही यूरिया के ब्रांड चलेंगे, एक ही फर्टिलाइजर के ब्रांड होंगे, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये सेम जो ब्रांड होगा उसका नाम भारत होगा, सेम बैग होंगी पूरी कंट्री में, एक ही टाइप के बैग्स में फर्टिलाइजर आपको मिलेंगे, राइट। उसके बाद एक ई मैगजीन तैयार की जाएगी फर्टिलाइजर्स के और फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड उनके बारे में जानकारी होगी, उसका नाम होगा इंडियन एज। तो भारत यूरिया बैग्स, इंडियन एज ब्रांड, उसका नाम भारत है, जो जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड की जाएगी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन पीएम किसान, अब इसी से रिलेटेड पीएम किसान एक स्कीम है जिसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि 1 नवंबर 2018 को ये स्कीम लॉन्च की जाती है, जिसके अंदर 6,000 रुपये प्रति फैमिली, हर फैमिली को 6,000 रुपये दिए जाएंगे, तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी 4-4 महीने बाद ये 6,000 रुपये सरकार देगी, ठीक है। इसमें क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनको पैसे उनके अकाउंट में जाएंगे। और इसमें किन लोगों को दिए जाएंगे, तो पहले इसमें था कि अप टू अगर 2 हेक्टेयर तक आपके पास जमीन है तो उन्हीं लोगों को ये दी जाएगी, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितने भी किसान हैं सबको 6-6 हज़ार रुपये हर साल दिए जाएंगे, कि हर स्टेट में पूरी कंट्री के लोगों को मिलेगा ये। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। देन इसके अंदर हम एक और मैटर आ जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो आप सभी समझते हैं कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होगा। तो ये बनता कैसे है और ये कितने टाइप के हो सकते हैं? ये 2 टाइप के, एक बायो फर्टिलाइजर, एक ऑर्गेनिक मैन्योर, ये 2 तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। हम इसमें पहले डिफरेंस देख लेते हैं, जो मेन जो इशू है यहाँ पे वो। तो बायो फर्टिलाइजर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है। जैसे कि उसमें ऑर्गेनिज्म क्या होगा, रेजोबियम होगा, माइकोरिया होगा, अजोला होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, ठीक है ना, BGA। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे एक कह सकते हैं सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी है, जिसके टैबलेट्स भी आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, वो एज ए सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। एजोटोबैक्टर भी है। तो ये तरीके के ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी वजह से जो फर्टिलाइजर बनता है, दैट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है कि आपने सपोज एक कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें सेमी डाइजेस्टेड फूड है, फूड नहीं, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो है, थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा बचा हुआ है, यानी कि अब वो इजीली जो सॉइल है उसको इजीली एसिमिलेट कर सकता है अपने अंदर, वो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें आप घर का कूड़ा करकट डाल सकते हैं, बायोगैस जहाँ से आप बनाते हैं उसका जो जो वेस्ट हो जाता है वो आप यूज़ कर सकते हैं खेतों में। सो ये है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो इसमें यस, अब वर्मी कंपोस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो केचुआ जो है जिसको हम यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूके रिलेशन, क्योंकि हमारे इंडियन ओरिजिन के एक ऋषि सुनाक हैं, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये 57th प्राइम मिनिस्टर है, जो हमें याद रखने वाली बात है। 57th प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के ऋषि सुनाक। इसके पहले लीज ट्रूस जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वहां पे बोरिस जॉनसन के हटने के बाद, और लीज ट्रूस भी, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बिल्कुल ही डिजास्टर हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने जो टैक्सेस थे वो काफ़ी कम कर दिए थे, और फिर इंग्लैंड के पास पैसा नहीं रह गया था, तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल डिजास्टर हो गई थी। और जैसे ही उन्होंने, लीज ट्रूस ने ये ऐलान किया था कि वो इकोनॉमिक जो टैक्सेस है वो कम करेंगी, तभी ऋषि सुनाक ने कहा था कि ये जो बिल्कुल डिजास्टर साबित होने वाला है, और ऐसा ही हुआ, ठीक है। ऋषि सुनाक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो यहाँ पे हमने ले लिया है। उसके बाद इंडिया यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया यूके के रिलेशनशिप को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इंटरनेशनल कंपटीशन को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि हम यूके के साथ ट्रेड करेंगे, यूके हमारे साथ ट्रेड करेगा। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है कि हम मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऐसी चीज़ें होंगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया यूके के बीच में, जिसपे हम कोई टैक्स कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, या फिर बहुत ही कम लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, FTA, ठीक है ना, ये होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। देन UN जो है वो 77 साल का हो चुका है, और इसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो क्योंकि अक्टूबर का ही करंट अफेयर्स है, तो इसलिए 24 अक्टूबर को यूके की, सॉरी, UN की 77th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो इसलिए ये जस्ट यहाँ पे लिया गया है। ये फाउंडेड UN जो है वो, नॉट यूके, मैंने गलती से यूके बोल दिया, UN जो है वो 1945 में इसकी फाउंडेशन होती है, और अभी इसका 77th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इसके कुछ
रोल्स हैं जैसे कि मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएन एक्चुअली क्या है, आप इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह समझ सकते हैं। एग्जैक्टली ये वर्ल्ड पार्लियामेंट तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई वोटिंग नहीं होती है, कोई इलेक्शन नहीं होता है, पर ये एक वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम करता है। अगर पूरे दुनिया में अगर दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा हो रहा है तो यूएन आके उसको सुलझाने की कोशिश करता है, तो ये वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, अगर कहीं पे राइट हो रहे हैं, कहीं पे कैलेमिटी हो गई है और डिजास्टर हो गया है, तो वहाँ पे एड भी पहुँचाती है यूएन। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करवाना ये यूएन का काम है। इंटरनेशनल लॉ को कि सारे लोग, पूरी कंट्रीज जो हैं यूएन में, यूएन के मेंबर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें, ये भी एक यूएन की ड्यूटी है। उसके बाद कुछ इसके 6 इसके जो कह सकते हैं कि जो प्राइम ऑर्गन्स हैं, इसके मेन ऑर्गन्स जो है वो 6 हैं। जनरल असेंबली जो एक पार्लियामेंट की तरह काम करता है। सिक्योरिटी काउंसिल एक तरीके से कह सकते हैं कि कैबिनेट की तरह है, जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी एक कैबिनेट होता है, जो कैबिनेट के अंदर कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो मेजर डिसीजंस लेते हैं। उसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ जो 5 मेंबर्स हैं, 5+10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये मिलकर सारे डिसीजंस लेते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल भी है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो इकोनॉमिक इशू को देखता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, ये वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो जैसे आज़ादी के, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी सारे कंट्रीज जो है वो फ्री हो रही, वो आज़ाद हो रही थी, फ्रीडम मिल रही थी उनको, पर उनके बीच में झगड़ा था कि वो उसकी ओनरशिप किसको जाएगी। तो क्योंकि जैसे सीरिया और टर्की एंड सऊदी अरेबिया, ऐसे तो कुछ कंट्रीज थी जो आज़ादी के पहले तो, मैं आज़ादी कह रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तो इनका कोई एग्जिस्टेंस था नहीं। जैसे इसराइल वाला लैंड हो गया, पैलेस्टीन वाला लैंड हो गया, तो वो किसके पास जाएगा, उसके जब तक वो किसी को दे नहीं दिया जाता, तो बीच में जो ट्रस्टीशिप है वो यूएन के पास रहेगा, और इसलिए इसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है कि जस्टिस अगर कहीं प्रोवाइड करना है, दो कंट्रीज अगर एक दूसरे से लड़ रही हैं, तो उनके बीच का जो इशू है वो एक कोर्ट की तरह काम करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पर अगर किसी सपोज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगर किसी को के ऊपर अगर जजमेंट देना है, तो वहाँ पे आईसीसी आईसीजे नहीं काम करता, आईसीसी काम करता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो आईसीसी जो है वो काम करता है, वो जजमेंट देता है। यूएन सेक्रेटेरिएट, ये फिर उनके जो मेंबर्स हैं, क्लर्क्स होंगे और इस तरीके के लोग होंगे जो यूएन के काम करेंगे, तो उसको सेक्रेटेरिएट कहते हैं। तो ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं इसके। देन हिस्ट्री ऑफ यूएन, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देन फंड्स, जो ये भी जस्ट ऐसे ही हैं। कुछ यहाँ पे यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो आपको जानना चाहिए, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, या यूएन के मेन ऑर्गन्स नहीं है, पर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जिसमें यूएन जो है उस इन सब की फंक्शनिंग को ध्यान में रखती है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे पार्लियामेंट की कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं, वैसे ही यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो यूएन के अंडर काम करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो गया, और ये ऑलमोस्ट सारी टॉपिक्स जो वर्ल्ड के अंदर कवर हो सकती हैं, कवर करनी चाहिए, उन सब के ऊपर ये इन्होंने छोटी छोटी एजेंसीज बना रखी है जो उन मैटर्स को के ऊपर डील करती है। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ लिस्ट है। देन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड डेटा जो है हमें उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। तो ये सबसे पहले तो रिलीज कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई, ये दोनों मिलके कि जो डेटा है उसको रिलीज करते हैं, राइट। यस, ये जो डेटा है, ये दो मिलके ये डेटा रिलीज करते हैं। फाइन, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूएनडीपी, आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमें इससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई, ये दो मिलकर ये डेटा रिलीज करते हैं। इसके अंदर कंट्रीज के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको, उसकी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को इंडेक्स किया जाता है, रैंक किया जाता है। Is a key international resource that measures acute multidimensional poverty across more than 100 developing countries. It was first launched in 2010. 2010 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था यूएनडीपी के ऑफिस से। इसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, जो ब्रॉड 10 इंडिकेटर्स हैं, लेकिन बेसिकली 3 ही इंडिकेटर्स हैं। ठीक है ना, इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इफ शी इज प्रोवाइड, ठीक है, ये जस्ट हमें डेफिनेशन है। यहाँ 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर
ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जाता है। हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्थ तो हमें समझ में आ रहा है, एजुकेशन भी। लिविंग स्टैंडर्ड में इसमें क्या, पर कैपिटा इनकम भी कभी कभी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो लिविंग स्टैंडर्ड से अगर पर कैपिटा इनकम मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो लिविंग स्टैंडर्ड की ही बात कर रहा है, राइट। की फाइंडिंग्स क्या है, तो इंडिया बाय फार द लोएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल विद वर्ल्ड वाइड। 22.8 करोड़ इंडिया की, जो इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ पुअर है वो इतने सारे लोग हैं, मतलब लगभग 23 करोड़ लोग इंडिया में गरीब हैं। नाइजीरिया, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो नाइजीरिया का है, लेकिन आप देखिए नाइजीरिया के पास सिर्फ 9.6 करोड़ यानी कि 10 करोड़ लोग हैं नाइजीरिया के पास, और यहाँ पे 23 करोड़ लोग हैं, करीब 2.5 गुना है इंडिया के पास। तो इंडिया की पॉपुलेशन भी बड़ी है तो ऑब्वियसली गरीबों की संख्या भी बड़ी होगी। The incidence of poverty fell from 55% in 2005-6 to 16% in 19 in the country। यानी कि हमारे पास 2005-6 में आधी जनता गरीब थी, पर अभी हमारे पास 16% ही लोग हैं जो गरीब हैं 2019-21 में। उसके बाद ये कुछ और डेटा है। बिहार में पुअरेस्ट स्टेट है, सो द फास्टेस्ट रिडक्शन ऑफ एमपीआई वैल्यू इन एब्सोल्यूट टर्म्स। बिहार में, जो आप सबको पता है कि बिहार जो है वो एक मतलब पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया के अंदर, पर इसने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो रिडक्शन है गरीबों की संख्या बिहार में ही सबसे तेज़ी से कम हुई है, ठीक है। देन कि कुछ और डेटा है जस्ट। देन मंगलयान मिशन। अब मंगलयान मिशन क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने जो रोवर भेजा था वो एक्चुअली उसका कनेक्शन जो है वो हमसे टूट चुका है फाइनली। तो इसमें ये मंगलयान मिशन जो है वो ऑलमोस्ट अब ओवर हो चुका है, ठीक है। तो इसको हमने हम ये मंगलयान मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 450 करोड़, खैर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 2014 में पहली बार हमने ट्राई किया था। इंडिया जो है वो फर्स्ट एशियन कंट्री बन चुका है एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड आफ्टर रॉसकॉस्मोस, जो कि रशियन की स्पेस एजेंसी है, नासा एंड उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जो इनके बाद, ये तीन के बाद हम चौथे ऐसे कंट्री हैं जो स्पेस में मार्स पे हम अपना मिशन भेज चुके हैं, ठीक है ना। देन अदर मार्स मिशंस जो हैं वो जो भेजे गए हैं उसमें से 100 मार्स है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है, एक चाइना की है, देन यूएई की होप मार्स मिशन है, एंड देन मार्स 2 एंड मार्स 3 ये सोवियत यूनियन की है जो 1971 में ही भेजी गई थी, और नासा की परसिवियरेंस रोवर है जो इन्होंने काफ़ी पहले ही भेजा है, राइट। तो ये इस तरीके के कुछ इस तरीके से कुछ अदर मार्स मिशंस हैं, और इस तरीके से हमने जो ये हमारा आज का ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। ये लास्ट एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड में। तो जस्ट एक ही क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको देखना है कि ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप ये 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि 44th अमेंडमेंट की बात की जाती है। 42nd एंड 44th, ये 42nd को तो एक्चुअली एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज हुआ था इसमें। 44th उसके अगले साल, आई मीन 2 साल बाद, ये 1976 में होता है और 1978 में होता है, और इसी में जो कुछ भी चेंजेस की गई थी उसी को अनडन करने के लिए 44th अमेंडमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे ये इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी, और यहाँ पे इंदिरा गांधी हार जाती है, तो इंदिरा गांधी को हारने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वापस कुछ चेंजेस किए जाते हैं। देन सेकंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो ये जस्ट हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसी के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने उसी को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो फर्स्ट अमेंड जो स्टेटमेंट है वो 44th नहीं 42nd अमेंडमेंट है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन है उसको जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया था इंदिरा गांधी ने खुद ही। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, जुडिशियरी इस पे डिस्कस नहीं करेगी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का जो मेरा तरीका था वो सही था या गलत था, यानी मेरा इलेक्शन। क्योंकि उनके इलेक्शन को लेकर के एक यूपी के एक पत्रकार थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दी थी, पीएल डाल दी थी कि इनका जो इलेक्शन है उसमें इन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की यूज़ की है, यानी गवर्नमेंट की गाड़ी की पैसों की यूज़ करी है, ठीक है। और इसको लेकर के वो बात साबित सही हुई थी, जिसके वजह से इनका इंदिरा गांधी की जो प्राइम मिनिस्टर की जो कैंडिडेचर थी वो कैंसिल होने वाली थी। तो इसीलिए उन्होंने उसी बीच में इन्होंने अमेंडमेंट भी ला दिया कि चलो ठीक है, हम संविधान ही बदल देते हैं कि कोई मैं किसी भी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, कोई इस पर सवाल नहीं खड़ा करेगा।
तो ये 42nd अमेंडमेंट था, नॉट 44th। तो पहला गलत हो जाता है और दूसरा इसमें से सही होगा, यानी कि अगर करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड वीडियो देखा हमने थर्ड वीक का। थर्ड वीडियो अभी आने वाला है, तो आई होप कि आप लोग उसके लिए अभी वेट करेंगे। सी यू इन द थर्ड वीडियो देन, बाय बाय।